Hello students, welcome to you all again. So, we are starting with our today's topic, that is Java character set. What do you mean by Java character set? Valid set of characters that a language can recognize or understand. मतलब वो कैरेक्टर्स मीन्स कीबोर्ड के वो कीज जो कोई भी लैंग्वेज समझ सकती है या रिकॉग्नाइज कर सकती है या जिनको हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट. सो जावा के अंदर कौन से लेटर्स या डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं? सबसे पहले है लेटर्स दैट इज A to Z मीन्स कैपिटल A to Z. Same way, small a to z. Here, capital A to Z and small a to Z is treated differently. ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. केस सेंसिटिव का मतलब होता है अपर केस और लोअर केस अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट इज डिजिट्स. सो कौन से डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं? ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 वी कैन यूज इन दिस लैंग्वेज. नेक्स्ट इज सिंबल्स एंड साइंस. कौन से सिंबल्स को आप यूज कर सकते हो? एग्जाम्पल के लिए है $, हैश साइन, कर्ली ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस. दिस इज पैरेंथेसिस, दिस इज कर्ली ब्रैकेट, राइट. सो ऑल दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वी कैन यूज इन जावा लैंग्वेज. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टोकन्स. टोकन्स का मतलब क्या होता है? टोकन्स या जावा टोकन्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम. छोटे से छोटा यूनिट या छोटे से छोटी चीज जो हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टोकन. फॉर एग्जाम्पल, हम सेमीकोलन यूज करते हैं, डॉट साइन यूज करते हैं जावा में, या ये ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, राइट. कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं अपन. अगर मैंने फॉर लिखा, सपोज ये फॉर का यूज होता है, एल्स का यूज होता है अपने प्रोग्राम के अंदर. तो प्रोग्राम के अंदर जो भी छोटी से छोटी चीज आप यूज करते हो उसको हम बोलते हैं टोकन. वो क्या हो जाएगा? एक टोकन. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड जावा टोकन्स इन डिटेल नाउ. जावा टोकन्स कितने तरह के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन जावा. सबसे पहला है कीवर्ड्स, देन आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स एंड ऑपरेटर्स. ओके, सबसे पहले हम कीवर्ड समझते हैं. यस, कीवर्ड का मतलब क्या होता है? कीवर्ड मीन्स द फिक्स्ड वर्ड्स और द रिजर्व्ड वर्ड्स. फिक्स्ड या रिजर्व्ड मीन्स जिनका मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते, उनका मीनिंग ऑलरेडी लैंग्वेज कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइंड है. वो एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं लैंग्वेज कंपाइलर को, राइट. तो हम उनको एज अ वेरिएबल नेम या एज अ आइडेंटिफायर नेम नहीं यूज कर सकते. मतलब हम उनको फिर से न्यू मीनिंग नहीं दे सकते, फिर से रीडिफाइन नहीं कर सकते. सो हेंस वी कैन से दे आर द फिक्स्ड वर्ड्स और द रिजर्व्ड वर्ड्स. दे कैन नॉट बी यूज्ड एज द आइडेंटिफायर नेम एंड वेरिएबल नेम. एग्जाम्पल, इफ, एल्स, इंट एटसेट्रा. ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे क्या है? रिजर्व्ड वर्ड्स. इनको हम क्या बोल सकते हैं? कीवर्ड, राइट. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ऐसे लिखते हैं इंटीजर i इज इक्वल टू 10. ठीक, i मेरा क्या है? एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. मतलब ये कोड से हमको क्या समझ में आ रहा है कि i एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और i की मैंने जो इनिशियल वैल्यू दी है वो क्या दी है? 10. तो इसी चीज को अगर हम ऐसे देखें, सपोज मैंने इंट, यहां पर मैंने वेरिएबल नेम इंट ले लिया, राइट. तो अब मुझे बताइए कंपाइलर कैसे समझेगा इसको? कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो डेटा टाइप है लेकिन ये भी डेटा टाइप है, इसको वेरिएबल नेम नहीं ले सकते अपन, राइट. तो इसीलिए दिस इज इनवैलिड. इसीलिए हमने बोला कि दे कैन नॉट बी यूज्ड एज द आइडेंटिफायर नेम और द वेरिएबल नेम. ऐसे कितने कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास या कितने फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं? हमारे बुक में 48 कीवर्ड्स दिए हुए हैं. सामने आपको स्क्रीन पर बुक दिख रही होगी, अपनी बुक का पेज दिख रहा होगा. सो वी कैन सी कि जावा हैज अराउंड 48 कीवर्ड्स, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक देयर आर 48 कीवर्ड्स, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू books and according to the new data there are around 52 keywords in Java, right? Okay, चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, दैट इज आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग या सिंपल आइडेंटिफाई वर्ड का मीनिंग बोलूं तो आइडेंटिफाई मीन्स किसी भी चीज को पहचानना, राइट. किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना.
तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम. फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम यूज्ड टू गिव नेम्स टू वेरिएबल्स, क्लासेस, फंक्शंस एक्सेट्रा. मतलब किसी भी वेरिएबल को जो नेम देते हैं अपन, वो क्या हो गया? आइडेंटिफायर. सेम वे अगर मैंने कोई क्लास बनाई है या फंक्शंस बनाए हैं, उनको जो नेम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर. ठीक है, तो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है उसको आप आइडेंटिफायर बोल सकते हो. नेक्स्ट इज रूल्स. आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल नेमिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है. पहला रूल कहता है दे हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन. ठीक, सो हम वेरिएबल नेम में क्या यूज कर सकते हैं? अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं, डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, एंड सिंबल्स और साइन में सिर्फ दो ही साइन हम यूज कर सकते हैं. पहला है अंडरस्कोर और दूसरा है डॉलर साइन. अंडरस्कोर साइन वी नो, राइट, एंड डॉलर साइन. फाइन. नाउ सेकेंड, मस्ट नॉट बी नल, कीवर्ड एंड बुलियन. मतलब वो एक नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, बुलियन वैल्यू नहीं होना चाहिए, और साथ में वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए. जो अपन ने 50 अराउंड कीवर्ड्स देखे, मतलब वो रिजर्व्ड वर्ड नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट. मतलब वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. ओके. एंड लास्ट वन सेज केस सेंसिटिव. मतलब यहां पर अपर केस और लोअर केस को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, राइट. तो इसीलिए अगर मैंने कैपिटल ए लिखा होगा तो ये एक अलग आइडेंटिफायर कहलाया जाएगा, स्मॉल ए लिखा होगा तो अलग आइडेंटिफायर कहलाया जाएगा. ओके, so right now we have studied about the identifiers. So we'll see some of the examples of valid identifier and some examples of invalid identifier. हमने रूल्स पढ़ लिए, आइडेंटिफायर को कैसे बनाते हैं, आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम कैसे देते हैं, उनके रूल्स हमने पढ़ लिए. तो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज माई फाइल, क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है? यस, ये वैलिड वेरिएबल नेम है. नेक्स्ट, अंडरस्कोर ds, क्या ये वैलिड है? यस, बिकॉज अंडरस्कोर और डॉलर साइन का हम यूज कर सकते हैं. नंबर 3, अगर मैंने लिखा अंडरस्कोर TS8, क्या ये वैलिड है? यस, डिजिट यूज कर सकते हो, सिंबल का यूज कर सकते हैं एंड अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बिगिन विथ अ डिजिट, राइट. तो इसीलिए डिजिट मेरा पीछे आ रहा है. कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स देख लेते हैं. सपोज मैंने लिखा ब्रेक, क्या ये वैलिड है? ऑफ कोर्स नॉट. क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक कीवर्ड है. नंबर 2, माई डॉट फाइल, कैन आई यूज दिस? नो, because dot symbol is not allowed for the variable naming. Number 3, 29LCT, again invalid because it is beginning with a digit. Digit से start हो रहा है तो it is not allowed. टोकन टाइप्स में अपन ने कीवर्ड कवर कर लिया, आइडेंटिफायर कवर कर लिया. नाउ इट्स टर्न फॉर लिटरल्स. लिटरल्स का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, राइट. मतलब फिक्स्ड डेटा आइटम, फिक्स्ड डेटा वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिटरल्स? इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल, बुलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नल, राइट. तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं या लिटरल्स होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं? बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. इनको हम इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे. वी कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स. इंटीजर लिटरल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंटीजर्स आ सकते हैं, राइट. सो 12, 024, 856, -16, all these are the examples of integer literal, right. That means the integer without any decimal point. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग कांस्टेंट या फ्लोटिंग लिटरल. इसका मतलब क्या होता है? इसको हम रियल लिटरल भी बोल सकते हैं, ठीक है. ये वो लिटरल होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है. ये दो तरह से लिखा जा सकता है. इट कैन कम इन 2 फॉर्म्स. नंबर 1 इज फ्रैक्शनल फॉर्म एंड नंबर 2 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट. लेट्स सी द एग्जाम्पल. सपोज आई एम राइटिंग 16.25. दिस इज फ्रैक्शनल फॉर्म. यहाँ डेसिमल पॉइंट आ गया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल कॉन्स्टेंट. सेकेंड इज -24.3, राइट. सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के डेसिमल नंबर्स या डेसिमल
वैल्यूज इसके अंदर आ सकते हैं. फाइन. लेट अस सी द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सपोज आई एम राइटिंग 5 to 8 e to the power 5. इसका मतलब क्या हो गया? 528 into 10 raised to the power 5. E5 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर क्या है? 5. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ठीक है. जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है उसके अंदर दो चीजें आती हैं. एक होता है मेंटिसा पार्ट, एक होता है एक्सपोनेंशियल पार्ट. ओके. सो हियर 528 ये क्या है? मेंटिसा पार्ट. 528 मेंटिसा पार्ट एंड ये जो 5 है 10 रेज टू द पावर का ये जो 5 है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल. थर्ड टाइप जो कांस्टेंट है वो है बुलियन लिटरल या बुलियन कांस्टेंट. इसमें सिर्फ दो ही तरह के वैल्यूज आते हैं, ओनली ट्रू एंड फॉल्स, और वी कैन से 0 and 1, राइट. फोर्थ टाइप इज कैरेक्टर लिटरल या कैरेक्टर कांस्टेंट. कैरेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? एक सिंगल कैरेक्टर को कोटेशंस के अंदर, सिंगल कोटेशंस के अंदर अगर हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट. ओके. सो इट इज द सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन द सिंगल कोट्स. एग्जाम्पल्स वी कैन सी. कोटेशन के अंदर मैंने लिखा T, A, Z एटसेट्रा. ये तीनों क्या है? हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट्स, बिकॉज वी आर हैविंग सिंगल कैरेक्टर. इनको मैं ग्राफिक कैरेक्टर्स भी बोल सकती हूँ. क्यों? क्योंकि अगर मैं T टाइप करूं तो मेरी स्क्रीन पे T दिखता है. इफ आई टाइप A तो A दिखेगा. लेकिन कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम टाइप करते हैं तो सामने हमारे स्क्रीन पे वो कैरेक्टर नहीं शो होता. फॉर एग्जाम्पल बैक स्पेस. हम बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है, कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, लेकिन वो स्क्रीन पे दिखता नहीं, वो कैरेक्टर नहीं दिखता. ओके. तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स. और अगर नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स का यूज करना है तो हम स्लैश का यूज करते हैं. स्लैश A वन एग्जाम्पल है विच इज यूज्ड फॉर ऑडिबल बेल. स्लैश B इज यूज्ड फॉर बैक स्पेस. फिफ्थ टाइप ऑफ फिफ्थ टाइप ऑफ लिटरल इज स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कैरेक्टर्स. मल्टीपल कैरेक्टर्स मीन्स जब हम सिंगल कैरेक्टर्स की जगह कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. सपोज एग्जाम्पल में देखिए A-B-C, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं. एक कैरेक्टर A, दूसरा कैरेक्टर B, तीसरा कैरेक्टर C, लेकिन मैंने तीनों को कंबाइन करके लिख दिया, राइट. तो जब आप स्ट्रिंग बनाते हो तो वो डबल कोट्स के साथ आती है. सिंगल जो कैरेक्टर की बात चल रही थी उनको हम कैरेक्टर कांस्टेंट्स बोलते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ यूज कर लिया तो उसके साथ हमारे सिंगल कोट नहीं डबल कोट यूज होंगे. ओके. सेम वे मैंने लिखा स्लैश A B. स्लैश A ऊपर अपन ने देखा ये क्या है? एक नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है. ओके. तो अगर मैंने इसके साथ यूज किया है स्लैश A और B तो ये सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स बन रहे हैं. इसका साइज देखें, जो स्ट्रिंग ABC है इसका साइज देखेंगे तो ये है 6 बाइट्स. हर एक जो कैरेक्टर है वो 2 बाइट्स कंज्यूम करता है. ओके. सो 2 बाइट्स फॉर A, 2 बाइट्स फॉर B, 2 बाइट्स फॉर C विच इज इक्वल टू 6 बाइट्स. लेकिन यहां पर इसको एक कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है. स्लैश A को एक कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. सो 2 बाइट्स प्लस 2 बाइट्स दिस विल बिकम 4 बाइट्स. लास्ट लिटरल जो है वो है हमारा नल लिटरल या नल कांस्टेंट. इसका जो टाइप होता है वो हमेशा नल होता है. सो वी आर राइटिंग नल लिटरल इज ऑलवेज ऑफ टाइप नल. टाइप हियर मीन्स डेटा टाइप. ठीक. ये किस लिए यूज किया जाता है? ये रेफरेंस डेटा टाइप्स के लिए यूज किया जाता है. प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप्स हमने आने वाली क्लास में भी पढ़ना है और क्लास 11th में भी पढ़ा है, तो हम रिकॉल कर सकते हैं. 2 तरह के जो डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस. तो ये किस लिए यूज होता है? बेसिकली रेफरेंस डेटा टाइप के लिए यूज होता है. और जब भी कभी कोई वैल्यू अगर हम नहीं दे रहे हैं, रेफरेंस डेटा टाइप को कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो वो नल टाइप ले लेता है. ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ टोकन इज ऑपरेटर. ओके. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेटर? ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ये कोई भी एक सिंबल होता है जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स के ऊपर. ठीक है. अब ये ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सपोज ये प्लस साइन है. ठीक है. वी ऑल नो प्लस साइन क्या करता है? 2 वेरिएबल्स को प्लस करता है. ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है
ओके, तो ये ए और बी ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्या हो गए, ऑपरेंड्स। फाइन। ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा हुआ है, राइट। सो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मींस जो सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड। ठीक, ये ऑल 5 काइंड्स ऑफ जो ऑपरेटर्स हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो नंबर्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, सो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, जावा में हम इक्वल टू सिंगल इक्वल टू साइन से नहीं यूज करते, डबल इक्वल टू साइन से यूज करते हैं, तो दिस इज नोन एज इक्वल टू ऑपरेटर एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, राइट। सो ऑल दीज आर अवर रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट द थर्ड टाइप इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। एंड को हम कैसे यूज करते हैं, क्या सिंबल यूज होता है, डबल एंड का साइन, और के लिए ये वाला साइन एंड नॉट के लिए ये वाला साइन। फाइन, तो ये तीनों क्या हो गए मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर। नाउ ऑपरेटर्स को डिटेल में हम नहीं कवर करेंगे, ऑलरेडी हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आप लोग अपनी 11th क्लास की कॉपी भी ओपन करके देख सकते हैं, वहां पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इफ इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। फोर्थ टाइप का जो हमारा ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैसे शो होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस के साइन से। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल के बाद में यानी कि पीछे अगर मेरा साइन लगा है प्लस प्लस का, तो वो क्या हो जाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, और अगर वेरिएबल के आगे साइन लगा है तो मतलब क्या हो गया, वो प्री इंक्रीमेंट। सेम वे माइनस का साइन अगर वेरिएबल के बाद में लगा है तो पोस्ट डिक्रीमेंट, और अगर वेरिएबल के पहले लगा है तो वो क्या हो गया, प्री डिक्रीमेंट। ओके, नाउ इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है, सपोज ये मेरा प्लस प्लस ए। ठीक है, पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया दैट इज इंटीजर a इज इक्वल टू 10, मतलब a की वैल्यू जो इनिशियलाइज की गई है वो कैसे की गई है, 10 से की गई है। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा प्लस प्लस a, ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 11। 11 क्यों रिजल्ट आएगा इसका, वाई, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि आगे साइन लगा है प्लस प्लस का, मतलब इसकी जो वैल्यू है इसमें पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस 1, दैट मीन्स 10 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 11। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अवर प्री इंक्रीमेंट, राइट। नेक्स्ट इज माइनस माइनस ए। माइनस माइनस ए मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 से 1 माइनस हो गई, 10 माइनस 1, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। फाइन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्री डिक्रीमेंट। नाउ सेम वे पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले इसकी वैल्यू सेम रहेगी, बाद में चेंज होगी। पहले इसकी वैल्यू हम सेम वैल्यू यूज करेंगे, मतलब a की वैल्यू क्या थी मेरी, a की वैल्यू थी 10, तो इसकी वैल्यू 10 रहेगी। यूज फर्स्ट अटेम्प्ट में यूज करने के बाद उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, बाद में उसका वैल्यू चेंज होगा। और a माइनस माइनस का वैल्यू भी क्या रहेगा, 10, क्योंकि पहले इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं फिर उसमें डिक्रीमेंट होता है, जबकि जो प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स होते हैं उनमें पहले ही वैल्यू चेंज हो जाती है। यस, फिफ्थ ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स कैसे यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इक्वेशन लिखनी है a इज इक्वल टू a प्लस 5, तो इसको जो शॉर्ट हैंड शॉर्टकट तरीके से लिखा जा सकता है वो कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस इक्वल टू 5। ओके, सो ये जो प्लस का साइन है वो यहां आ जाएगा और इक्वल टू 5। ये वेरिएबल a वेरिएबल को दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल माइनस का देखते हैं। सपोज आई हैव रिटन a माइनस इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया है मैंने यहाँ पे, लेकिन ये इक्वेशन कैसे बनेगी, a इक्वल टू a माइनस 10, राइट। दिस इज द यूज ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड या असाइनमेंट ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या है यहाँ पे, असाइनमेंट, राइट। डबल इक्वल टू जब हम यूज करेंगे तब हम एग्जैक्ट इक्वल टू यूज करते हैं। एग्जैक्ट इक्वल टू की कंडीशन अगर हमको देनी है कहीं पर तो हम उसके लिए डबल साइन यूज करेंगे, डबल इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। नाउ और कौन से तरह के होते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। प्लस एंड माइनस का एग्जाम्पल हमने देख लिया, उसी तरह से हम बाकी के ऑपरेटर्स जैसे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी यूज कर सकते हैं फॉर शॉर्ट हैंड। फिफ्थ टाइप ऑफ ऑपरेटर इज
पंक्चुएटर या सेपरेटर, दिस इज द फिफ्थ वन। ठीक है, इसमें 9 ऑपरेटर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। वी कैन सी ऑल द 9 ऑपरेटर्स हियर, डॉट, सेमीकोलन, कोलन, ब्रैकेट्स। इंडिविजुअल ब्रैकेट इज ट्रीटेड एज अ इंडिविजुअल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑल 9 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो द लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है? इसमें 2 सिंबल्स यूज होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क और एक कोलन। ठीक है, ये कैसे यूज करते हैं अपन? यहां अपन कंडीशन दे देते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। इफ इट इज ट्रू दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ इट इज फॉल्स दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। लेट अस सी द एग्जाम्पल। सपोज मैंने एक इक्वेशन दे दी a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अगर ये चीज ट्रू होती है, अगर वाकई में a b से ग्रेटर होता है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। लेकिन अगर ये चीज फॉल्स है, मतलब अगर b बड़ा है, b इज ग्रेटर देन a, तब क्या होगा? 1। आउटपुट में मुझे मिलेगा 1। इसी चीज को हम वोटिंग वाले एग्जाम्पल पे से भी देख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा है एज इज ग्रेटर देन 18। एज मेरा कोई भी एक वेरिएबल ले लिया मैंने। अब यूजर जो है कोई वैल्यू पुट करेगा एज के लिए। ओके, सपोज एज में यूजर ने पुट किया 16, तो 16 इज ग्रेटर देन 18। क्या ये कंडीशन ट्रू आ रही है? फॉल्स आ रही है, बिकॉज 16 इज लेस देन 18। ठीक है, तो फॉल्स के केस में कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा? ये वाला, यानी रिजल्ट क्या मिलेगा? कांट वोट, राइट। लेकिन अगर मैंने एज में 45 एंटर किया होगा तो ये कंडीशन ट्रू होती है, राइट। तब हमारा कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा? कैन वोट, राइट। सो ट्रू के केस में मुझे आउटपुट मिलेगा कैन वोट, एंड फॉल्स के केस में मुझे आउटपुट मिलेगा कांट वोट। ऑलराइट, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है, दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर इफ एल्स कंडीशंस। इफ एल्स कंडीशन में हमने ये वोटिंग वाला एग्जाम्पल देखा हुआ है, राइट। तो उस एग्जाम्पल को हम यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर भी कर सकते हैं।